नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में उन एसओएल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिनका सेमेस्टर थर्ड है और सब्जेक्ट है रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड्स इन इंडिया। इस सब्जेक्ट के आज हम चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे। चैप्टर का नाम होगा हमारे बच्चों के बारे में परिप्रेक्ष्य का निर्माण। चैप्टर से मुख्यतः जो प्रश्न बनता है, सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं और विकास के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो जैसे जैसे चैप्टर में प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे पहले प्रश्न बताए जाएंगे और फिर उसका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ चैप्टर से कौन कौन से प्रमुख प्रश्न बनते हैं ये ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है बच्चों के बारे में परिप्रेक्ष्य का निर्माण, तो प्रश्न ये उठता है कि परिप्रेक्ष्य क्या होता है। तो देखिए, परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है दृष्टिकोण। तो बच्चों के बारे में हम कैसे कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में विभिन्न दृष्टिकोण बताइए। तो चैप्टर में सबसे पहले बात की गई है वृद्धि और विकास से हम क्या समझते हैं और विकास के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि बचपन से लेके वृद्ध अवस्था तक हम विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक बच्चे की शिशु अवस्था होती है, यानी कि शैशव अवस्था होती है, जो कि लगभग 6 महीने तक चलती है। उसके बाद बाल्यावस्था, और फिर बच्चा किशोर अवस्था में आता है, आगे चलकर युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और फिर वृद्ध अवस्था। यानी कि बचपन से लेके वृद्ध अवस्था तक विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है हमारा जीवन। और ऐसे में हमारा जो जीवन है वो 2 भागों में चलायमान होता है, 2 भागों में चलता है। एक और तो हम शारीरिक रूप से वृद्धि करते रहते हैं और दूसरी तरफ हमारा विकास होता जाता है। जैसे कि हम निश्चित समय में बढ़ते हैं, विकसित होते हैं। जब पैदा हुआ था व्यक्ति तो वो कितनी हाइट थी उसकी, और आगे चलकर कैसे कैसे उसकी हाइट बढ़ती गई। तो ये उसकी ऊंचाई, यानी कि जो उसका कद बढ़ा है, ये उसकी वृद्धि है। लेकिन उसने सोचने समझने का जो नज़रिया बदला उसका, वो उसका विकास है। लेकिन ये सोचने समझने का नज़रिया बदला कैसे? क्योंकि उसने पढ़ा लिखा, समाज में अपने अनुभव प्राप्त किए। उस अनुभव के माध्यम से समय समय पर उसके तरीके में बदलाव आता गया और वो व्यक्ति विकसित होता गया। तो जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि एक मात्रात्मक शब्द है, क्वांटिटी की बात करती है। और जब हम विकास की बात करते हैं तो वो एक गुणात्मक शब्द है, यानी कि वो क्वालिटी की बात करता है। तो जब भी हम वृद्धि की बात करेंगे तो हम बात करेंगे मात्रात्मक रूप से, जैसे कि हमारा कद बढ़ा, हमारा वजन बढ़ा, हमारे अंग बढ़े, और जो हमारे सोचने समझने की शक्ति है ये बढ़ी। ये क्या है? विकास है। जैसे कि और एग्जाम्पल लेते हैं एक देश का। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, ये क्या है? जनसंख्या वृद्धि है। लेकिन देश में मेडिकल स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, यानी कि इंजीनियर्स बढ़ रहे हैं। देश में सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो देश का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। तो जब भी आपके सामने वृद्धि बढ़ाएगा तो आप क्या समझेंगे? मात्रात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। जब भी आपके सामने विकास बढ़ आएगा तो आप क्या समझेंगे? कि हम गुणात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि अगर शरीर के रूप में देखी जाए तो जो हमारी ऊंचाई बढ़ी, हमारा वजन बढ़ा, जो हमारे अंगों का निर्माण हुआ, अंग बढ़े, ये सब चीज़ों का संबंध वृद्धि से है। जैसे कि सिर बढ़ा, हाथ बढ़े, धड़, हृदय, मांसपेशियों का लगातार विस्तार हुआ, ये सब का संबंध किससे? वृद्धि से। तो वृद्धि बाहरी विकास तक सीमित है, जो कि कैसी है? मात्रात्मक, जिस पर हमने चर्चा कर ली है। तो जन्म के समय एक नवजात शिशु का जो मेडिकल पेपर बनते हैं, यानी कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो उसका जो मेडिकल पेपर बनेगा उस पर क्या क्या लिखा होता है? उस पर लिखा होता है कितने बजे बच्चा पैदा हुआ, उसके शरीर का वजन कितना है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसका लिंग क्या है, यानी कि लड़की है या वो लड़का है। तो ये सब चीज़ें, और फिर बाद में जब हम उस पर ऑब्जर्वेशन करते हैं तब ये पता चलता है कि हाँ भाई, कितने इसकी वृद्धि हुई है। अगर हम विकास की बात करें तो विकास एक अवधारणा से बहुत ज़्यादा अधिक है। विकास को एक सोच में नहीं रख सकते हम, क्योंकि विकास के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। विकास को हम केवल बालक की ऊंचाई से नहीं बांध सकते कि हाँ भाई, बच्चे की लंबाई बढ़ी है तो ये बच्चे का विकास हुआ है, या बच्चे के अंदर जोड़ने घटाने की क्षमता में सुधार हुआ तो हमने देखा हाँ भाई विकास हुआ नहीं हुआ ना। विकास तो कई संरचनाओं से होकर गुजरता है और विकास को बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं, जो कि चैप्टर में हम बात भी करेंगे। एक बच्चे को विकास को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इतनी बात तो आप समझ गए
कि एक वृद्धि वर्ड जो है वो मात्रात्मक है और विकास शब्द कैसा है, गुणात्मक है। तो वृद्धि और जो विकास है ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो असहाय होता है, लेकिन आगे चलकर वो ज्ञान प्राप्त करता है, वो जीवन से अनुभव सीखता है, तो परिपक्व हो जाता है, यानी कि मैच्योर हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। और ये आजीवन प्रक्रिया चलती रहती है पैदा होने से लेके मृत्यु तक। ऐसे में जो विकास का मापन है, यानी कि विकास का जो मेजरमेंट किया जाता है वो 3 भागों में किया जाता है, एक शारीरिक रूप से, एक मानसिक रूप से और एक व्यवहारिक रूप से। यानी कि हम ये देखते हैं कि शारीरिक रूप से बच्चे का क्या विकास हुआ है, मानसिक रूप से बच्चे का क्या विकास हुआ है और व्यवहारिक रूप से बच्चे का क्या विकास हुआ है। यहाँ पर कुछ बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, उन विद्वानों ने कुछ डेफिनेशन यहाँ पर हमें विकास की दी है। जैसे कि अब देखिए, ये जो डेफिनेशन इनके शब्दों में ये आपको वैसे लिखनी पड़ेगी, बाकी वृद्धि और विकास की डेफिनेशन मैं दे चुका हूँ। तो जैसे कि क्लार्क जे के शब्दों में बताया गया है कि विकास बदलाव की एक प्रक्रिया है। विकास क्या है? विकास हमारे अंदर बदलाव की एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने भाग्य के विधाता स्वयं बन सकें तथा अपनी अंतर्निहित समस्याओं संभावनाओं को पहचान सकें। यानी कि विकास हमें इस लायक बनाता है कि हम ऐसे कर्म कर सकते हैं जिससे हम अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करें, किसी पे डिपेंडेबल ना रहें, और हमारे अंदर की क्या समस्याएं हैं इसे हम जल्द से जल्द पहचान कर इसे दूर करने की कोशिश करें। बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि मनुष्य अपने भाग्य का विधाता खुद होता है। इसी प्रकार से रॉय एंड रॉबिन्सन ने क्या कहा है कि किसी भी देश के लोगों के भौतिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर जितने भी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं यही क्या हैं? विकास हैं। तो देखिए, हमारे देश के लोगों में जितने भी सामाजिक स्तर पर सोचने की क्षमता बढ़ रही है, राजनीतिक स्तर पर सोच बढ़ रही है, भौतिक स्तर पर सोच बढ़ रही है, ये सब क्या है? ये पॉजिटिव इंपैक्ट अगर पड़ रहे हैं तो ये विकास है। ऐसा कौन कह रहा है? रॉय और रॉबिन्सन। तो विकास समय के साथ हमारी पर्यावरण यानी कि चारों तरफ के वातावरण और मैच्योरिटी के बीच एक क्या है? चलने वाली लगातार क्रिया है जो कि हमारी क्षमताओं को बढ़ाती है। तो देखा जाए तो विकास में 4 आयाम हैं। यानी कि विकास सबसे पहले वृद्धि से जुड़ा है, यानी कि वृद्धि के साथ ही विकास हो सकता है, निगेटिव वृद्धि होगी तो नहीं हो सकता। क्षमताओं का आगे बढ़ना विकास है। मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता का, हमारे सोचने समझने की क्षमता का बढ़ना क्या है? विकास है। और वातावरण, हमारे चारों तरफ की जो चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें एक साथ क्रिया करती रहती हैं, तब जाके हम विकास तक पहुँचते हैं। अब देखिए, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ मैच्योरिटी, देखिए मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? सोचने समझने की क्षमता। लेकिन यहाँ पर मैच्योरिटी का मतलब क्या है? यहाँ पर यह है कि जैसे मान लो कोई 1 साल का बच्चा है तो वो चलना सीखता है 1 साल में, और 2 साल की अवस्था में बोलना सीखता है। मोस्टली 99% बच्चे ऐसे करते हैं। तो अगर इस उम्र में बच्चा ये चीज़ नहीं कर पाएगा तो हम कहेंगे उसके अंदर क्या है? परिपक्वता कम है। लेकिन कोई बच्चा 1 साल की जगह 10 महीने में चलना सीख ले, 2 साल की जगह 1 साल 10 महीने में बोलना सीख ले, तो हम कहेंगे इसके अंदर परिपक्वता ज़्यादा है। तो अब तक की बात हमने ये कही है कि वृद्धि और विकास की अवधारणा, यानी कि इस वर्ड से हम क्या समझते हैं और ये हमारे जीवन से कैसे जुड़े हुए शब्द हैं। आगे हम बात करेंगे विकास के विभिन्न सिद्धांतों की। तो जब हम विकास के विभिन्न सिद्धांतों की बात करते हैं तो पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। देखिए, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा, ताकि हम केवल इस सीरीज़ को नहीं बल्कि बाकी सब्जेक्ट, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इनकी वीडियो भी अपलोड करें। तो निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि विकास ना कंटिन्यू चलने वाली एक क्या है? प्रोसेस है। क्योंकि अगर विकास रुका तो हम भी रुक जाएंगे। तो विकास निरंतर चलने वाली एक क्या है? प्रक्रिया है। प्रारंभ में तेज गति से, लेकिन बाद में मंद गति से होता है। यानी कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो क्या होता है? उसका विकास बहुत तेज गति से होता है, चलने फिरने की प्रक्रिया, फिर धीरे धीरे उसके शारीरिक अंगों का विकास एक उम्र तक चलते हैं। फिर एक उम्र के बाद ना विकास होता है, लेकिन कैसे? मंद गति से होता है। ऐसा कौन सा सिद्धांत कह रहा है? ये सिद्धांत कहता है निरंतरता का सिद्धांत। यानी कि आप हेडिंग, जब क्वेश्चन आएगा विकास वृद्धि से आप क्या समझते हैं और विकास के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, तो पहले वृद्धि और विकास की डेफिनेशन देंगे, फिर आप क्या बताएंगे? पहला सिद्धांत निरंतरता का, इसके अनुसार ये होता है कि विकास लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। शुरुआत में तो ये बहुत तेज गति से होती है, और लेकिन आगे चलकर थोड़ी सी इसकी गति क्या पड़ जाती है? मंद। दूसरा सिद्धांत है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, यानी कि पर्सनली, इंडिविजुअल। तो व्यक्तिगतता का सिद्धांत जो है, इसमें यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास अपनी तरह अथवा दूसरों से भिन्न होता है। देखिए, इस दुनिया में समानता का जो परिभाषा है वो ये कहती है कि इस दुनिया में कोई से भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते।
वो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ऐसे में हर व्यक्ति के डेवलपमेंट का तरीका भी क्या होता है, अलग होता है। चाहे हम कितनी भी सोचें कि उसने उसकी कॉपी करी, उसने उसकी कॉपी करी, ऐसा नहीं होता। तो जो व्यक्तिगत का सिद्धांत है, यानी कि जो इंडिविजुअली थ्योरी है, वो ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास अपनी तरह से होता है, हम ये नहीं कह सकते उसकी तरह से हुआ है। तीसरा है परिमार्जिकता का सिद्धांत। तो ये कहता है कि शिक्षा प्रोसेस के द्वारा, यानी कि शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा विकास को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हम कहते हैं कि हमने विकास को कहीं से ग्रहण किया है। इसी को हिंदी में बोलेंगे परिमार्जिकता का सिद्धांत। यानी कि हम हर एक व्यक्ति अपना विकास ज़्यादा ज़्यादा किसके माध्यम से कर सकता है, केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से कर सकता है। चौथा सिद्धांत है निश्चित एवं पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि विकास का रूप ना निश्चित होता है। जैसे कि पहले सिर का विकास होता है और फिर पैरों की तरफ आगे बढ़ता है, यानी कि पहले हमारे सिर का हिस्सा विकसित होता है, फिर धड़ का विकास धीरे धीरे होने लग जाता है, चाहे जन्म से पहले की बात हो और चाहे जन्म से बाद की बात हो। इसी प्रकार से रीढ़ की हड्डी पहले विकसित होती है और फिर बाहर की ओर विकास होता है। तो ये निश्चित एवं पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत है। पांचवा सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत, कि संसार के समस्त भागों में शिशुओं के विकास का एक ही प्रतिमान है। चाहे अमेरिका की बात कर लो, चाहे भारत की बात कर लो, चाहे ब्रिटेन की बात कर लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, हर जगह बच्चों के विकास का प्रतिमान एक जैसा ही होगा। यानी कि 1 साल तक में बच्चा ये करता है, 2 साल तक में बच्चा ये करता है, 3 साल तक में बच्चा ये करता है, ये हर जगह लगभग एक जैसे ही होता है। ये कहता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। अगला समन्वय का सिद्धांत ये कहता है, देखिए समन्वय वर्ड का मतलब होता है तालमेल, कि विकास सभी अंगों के बीच क्या है, समन्वय के द्वारा होता है। यानी कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं इन सबके बीच में एक तालमेल बना होता है और इसी तालमेल के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर का क्या होता है, विकास। अगला पॉइंट है संचयी एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ये कहता है विकास एक के बाद दूसरे से जुड़ता है तथा अंतराल के बाद फिर से प्रकट होता है, जैसे शैशवावस्था के बाद किशोर अवस्था आ जाती है। इसी प्रकार से वंशानुक्रम तथा वातावरण की क्रिया का सिद्धांत ये कहता है कि विकास कब तक संभव है। वातावरण उन सीमाओं के बीच विकास के अवसर और संभावनाओं को तलाशता है। यानी कि बच्चे का, जैसे कि बच्चे के माता पिता का जो जीन्स हैं ये बच्चे को वंशानुगत रूप से मिलते हैं, तो हम ये कहेंगे कि हाँ भाई इस बच्चे का विकास हम पहले से माप लेंगे कि वो अपने माता या पिता से संबंधित ही होगा। यानी कि उसकी जो ऊंचाई है, उसका जो रंग है, उसकी बुद्धि है, बहुत ज़्यादा प्रभावित अपने जीन से होगी। दूसरी चीज़ होती है कि उसके आसपास का पर्यावरण कैसा है, उस आसपास का वातावरण कैसा है, वो गरीबी में पैदा हुआ है या अमीरी में पैदा हुआ है, उसके आसपास एजुकेटेड सोसाइटी है या अनएजुकेटेड सोसाइटी है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। अगला जो सिद्धांत है वो है वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत हम चित्र से समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, बाल्यावस्था होगी, यानी कि सबसे पहले शिशुअवस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, वृद्धावस्था। ये कौन सा सिद्धांत है, वर्तुलाकार सिद्धांत है। 10वां सिद्धांत है व्यक्तिगत मतभेदों की स्थिरता का सिद्धांत। इसमें यह होता है कि जिन बालकों का विकास जन्म से ही धीमी गति से होगा तो वो बाद में भी धीमी गति से होगा, और जिन बालकों का विकास तेज गति से होगा शुरू में तो बाद में भी तेज गति से होगा। ये व्यक्तिगत मतभेदों के सिद्धांत कहता है। यानी कि जो बच्चे बचपन से, कहते हैं ना पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, यानी कोई बच्चा बचपन से अगर तेज गति से विकास कर रहा है तो डेफिनेटली वो आगे चलकर तेज गति से विकास करेगा ही करेगा। और अगर कोई बच्चा बचपन से ही मंदबुद्धि है, बचपन से ही मंद गति से विकास कर रहा है, तो शायद वो आगे तेज गति से विकास नहीं कर पाएगा, ऐसा ये थ्योरी कहती है। हालांकि हम इसे मान नहीं सकते, क्योंकि कभी भी कोई भी विकास कर सकता है, हो सकता है जीवन में कभी यू टर्न आ जाए। इसी प्रकार से विभिन्न दरों से विकास का सिद्धांत। तो जितने भी हमारे शरीर के विभिन्न हिस्से हैं इनका विभिन्न दरों पर विकास होता है। शारीरिक और मानसिक गुण के विभिन्न पहलू अपने अनुसार विकसित होते रहते हैं और समय समय पर परिपक्व होते रहते हैं। कुछ क्षेत्रों में शारीरिक विकास तेजी से हो सकता है और कुछ क्षेत्रों में धीमा भी हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक एक प्रश्न का उत्तर हमारा कंप्लीट होता है कि हम विकास और वृद्धि से क्या समझते हैं और विकास के विभिन्न सिद्धांत क्या कहते हैं। तो आई होप सो इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। इस लेक्चर में अभी एक प्रश्न के और उत्तर को हम जानेंगे, इसके बाद इस लेक्चर को विराम देंगे। आगे क्वेश्चन ये बनता है कि बाल विकास से संबंधित चर्चाओं का वर्णन कीजिए। यानी कि बाल विकास से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोण आए हैं या फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बाल विकास को प्रभावित करती हैं,
एक बच्चे के विकास को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो जब हम इस देखिए, मनोविज्ञान में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे रिसर्च कार्य हुए हैं जिसके आधार पर यह माना गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करती ही करती हैं। जिनमें से पहली चीज़ होती है आनुवंशिकता और पर्यावरण। देखिए, आनुवंशिकता की बात अभी हमने करी कि प्रत्येक बच्चा अपने गुण कहाँ से प्राप्त करता है, अपने माता पिता के जीन से, और इसके अलावा वो सबसे ज़्यादा कहाँ से सीखता है, अपने आसपास के पर्यावरण से। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके निर्माण चरण में सबसे पहली जो भूमिका निभाते हैं वो उसके जीन्स निभाते हैं। यानी कि वो आनुवांशिक रूप से जो उसका डीएनए आरएनए है वो अपने माता पिता से मैच होगा डेफिनेटली, तो ऐसे में उसके अंदर गुण भी अपने माता पिता के आएंगे। तो ये चीज़ एक बहस का मुद्दा बन चुकी है क्या, कि जो बच्चे के विकास में जो जेनेटिक चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रभावित करती हैं या पर्यावरण। तो कुछ लोग कहते हैं कि जेनेटिक चीज़ें ज़्यादा प्रभावित करती हैं बच्चे के विकास में, कुछ लोग कहते हैं नहीं, उसके आसपास का वातावरण जी कैसा बना रखा है, तो आसपास का जो वातावरण बना रखा है उससे बच्चे के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों ही बात अपनी अपनी जगह ठीक भी हैं, क्योंकि अगर हम बच्चे को एक स्वस्थ वातावरण देंगे तो उसकी क्षमता भी आगे बढ़ती जाएगी। अगर हम उससे असमानतापूर्ण व्यवहार करेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, हीन होता जाएगा। और जबकि जेनेटिक चीज़ों की बात किया है तो बच्चा जब गर्भ में होता है तो तभी उसके अंदर वो जीन्स की रचना हो जाती है। तो इस प्रकार से जेनेटिक चीज़ें हैं वो ही बच्चे के विकास को प्रभावित करेंगी। यानी कि उसके माँ बाप बहुत बुद्धिमान होंगे तो बच्चा ही बुद्धिमान होने के ज़्यादा चांस हैं, ऐसे नहीं कि 100%। यह बच्चे के आसपास का वातावरण बहुत अच्छा होगा, एजुकेटेड सोसाइटी होगी, अच्छी अच्छी बातें होंगी, तो हो सकता है बच्चे का विकास तेज गति से हो। दूसरा जो दृष्टिकोण आता है, दूसरी जो बहस की मुद्दा बनता है वो बनता है प्रकृति बनाम पोषण। अब इसमें क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि विकास प्रकृति का परिणाम है या पोषण का। यानी कि प्रकृति का मतलब ये है कि शिक्षाविदों का ये मानना है, मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि कुछ बच्चों की प्रकृति ही ऐसे होती है कि वो विकास अपने आप करते जाते हैं, उन पे जीन्स का या वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, बच्चे का विकास पोषण के स्तर पर निर्भर करता है कि उसे कितनी कैलोरीज मिल रही है, उसका खान पान कैसा है, उसका वातावरण कैसा है। जैसे हमारे शरीर की लंबाई जो चौड़ाई है ये कैसे बढ़ेगी, बिना पोषण के तो नहीं बढ़ेगी। कुछ लोग कहते हैं नहीं, कुछ लोगों की शरीर की प्रकृति ऐसी होती है कि उनका विकास होता ही जाता है। तो जब भी हम बाल विकास की प्रकृति के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि बच्चे की प्रकृति उसके माता पिता के वंश से मिलती हुई होगी, उनके जीन से मिलती हुई होगी। लेकिन जब हम पोषण की बात करते हैं तो हम पर्यावरण की बात करते हैं। तो जो लोग प्रकृति के पक्ष में, उनका ये मानना है कि विकास मुख्य रूप से प्रकृति का कर्तव्य है। यानी कि बच्चा अपने आप ही बढ़ेगा, अपने आप ही फलेगा, अपने आप ही विकसित होगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। यानी कि भाग्यवादी हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, किसी व्यक्ति का विकास उसके चारों तरफ के पर्यावरण पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का पोषण कैसे किया गया है। इसलिए प्रकृति और पोषण को लेकर हमेशा से विवाद बना रहता है। लेकिन देखा जाए तो प्रकृति और पोषण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रकृति भी और पोषण भी दोनों चीज़ें बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। तो जब हम बात करते हैं कि बाल विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दे क्या हैं, विभिन्न मतभेद क्या हैं, तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि बच्चे का विकास जीन से होता है, जबकि कुछ कहते हैं पर्यावरण से होता है, कुछ लोग कहते हैं प्रकृति से होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं पोषण से होता है। तीसरी क्या है, निरंतरता बनाम स्तरीकृत। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, विकास एक चक्र में होता है बस। जैसे शैशव अवस्था में अलग विकास होगा, बाल्य अवस्था में अलग विकास होगा, किशोर अवस्था में अलग विकास होगा, युवा अवस्था में अलग विकास होगा, प्रौढ़ अवस्था में अलग विकास होगा। तो ये एक चक्र है जो लगातार चलता जाता है। तो क्या मानव के जीवन में परिवर्तन अचानक से होता है या एक क्रम में होता है? तो निरंतरता का सिद्धांत बताता है कि किसी व्यक्ति की वृद्धि जो है वो एक क्रम में होती है, लेकिन वृद्धि के चरण से पता चलता है कि उसके जीवन में अचानक से बदलाव आया। यानी कि वृद्धि तो प्रत्येक अवस्था में हो रही है, और जब हम उस पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है अचानक से कोई बदलाव आया है। जैसे बच्चा शिशु है तो वो पहले चरण में है, इस अवस्था में उसके जो व्यवहार होंगे वो किशोर अवस्था से अलग होंगे। तो ये माना जाएगा कि हाँ भाई, विकास के सिद्धांत के हिसाब से जो क्या है, विकास एक चरणों में होता है। और ये बात ठीक भी है कि विकास एक चरण में होता है। जब हम देखते हैं कि पहले बाल्य अवस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर युवा अवस्था और फिर प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, विकास एक पूरी एक चक्रीय प्रक्रिया है। आगे है गतिविधि बनाम निष्क्रियता। अब देखिए, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। गतिविधि मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्टिविटी में ध्यान रखते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं
जिन्हें अपने आप ही बिना परिश्रम के फल ज़्यादा मिलता रहता है तो वो निष्क्रिय बने रहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है दो बच्चियों का, एक प्रीति है और एक रुचि है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ती हैं। प्रीति कम प्रयास करती है लेकिन उसके अच्छे नंबर मिल जाते हैं, तो इसलिए वो प्रयास ज़्यादा करती नहीं है। जबकि रुचि है वो बहुत मेहनत करती है, लेकिन शुरुआत में उसके अच्छे स्कोर नहीं हुए, लेकिन आगे चलकर उसके धीरे धीरे स्कोर अच्छे होने लगा, और जैसे जैसे उसका स्कोर अच्छा होने लगा उसकी और इंटरेस्ट बढ़ने लगी। जबकि जो प्रीति थी वो वैसे की वैसी रही। तो प्रीति कैसी हो गई, निष्क्रिय हो गई, और जबकि वो कैसी हो गई, रुचि, उसके अंदर एक्टिविटी बढ़ती गई। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि विकास से आप क्या समझते हैं, बाल विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों का वर्णन कीजिए, तो ये 4 आपकी हेडिंग्स होंगी। यहाँ से यहाँ तक कुछ बेसिक पॉइंट लिखे हैं। जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो इन वर्ड्स को लिखकर आप बहुत अच्छा आंसर बना सकते हैं कि शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमेशा क्या रहा है, विकास। क्योंकि शिक्षा एक विकासात्मक प्रक्रिया ही तो सिखा रही है। मानव विकास की प्रकृति हमेशा कैसी है, गतिशील है, और वृद्धि और विकास लगातार साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाती हैं। देखिए, अगर हम पढ़कर पास हो रहे हैं तो एक बार को हमारे 2 नंबर कम भी आए ना, लेकिन हमें नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन बस हम पास हो गए तो हमें पता ही नहीं होगा एजुकेशन की बुक में क्या था। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि शिक्षा क्या है, लगातार विकास से संबंधित एक मुद्दा है। वृद्धि और विकास शब्दों को हमेशा एक दूसरे से जोड़ा जाता है, हालांकि इनके अलग अलग अर्थ भी हैं। इसके अलावा निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत अंतर सिद्धांत, अनुक्रमिकता, समानता से विशिष्टता, ये सब जो हमने पढ़ा वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। प्रश्न बनते हैं जो अब तक की इस लेक्चर से, वो प्रश्न ये बनते हैं कि बाल विकास से आप क्या समझते हैं और बाल विकास की समझ होना क्यों जरूरी है। तो देखो, बाल विकास की समझ होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें पहले से ही पता होगा तो हम आने वाली पीढ़ियाँ, यानी कि जो हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनसे संबंधित, या फिर जो लोग जिनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें अगर हम ज्ञान देंगे तो ये बता सकते हैं कि हाँ भाई, बच्चे का विकास किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है और हमें बच्चे के आसपास वैसा ही वातावरण बनाना चाहिए। विकास के विभिन्न सिद्धांत, जो कि हमने 10-11 सिद्धांतों की बात करी। आप पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हुए भी जीन्स का वर्णन कैसे कर सकते हैं, अपने तर्कों का मूल्यांकन कैसे करें, यानी कि पर्यावरण बनाम आनुवांशिकता वाला जो पैराग्राफ था वहाँ से आंसर लिखेंगे। बाल विकास के अध्ययन में प्रकृति और पोषण के बीच में क्या महत्व है। तो इन चारों प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। तो मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के पार्ट 2 की वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जहां हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि विविधता से हम क्या समझते हैं, और इसके साथ ही साथ बच्चों के जीवन में परिवार, विद्यालय और समाज की क्या भूमिका होती है। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।